प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर है। मुखवा में मां गंगा का करेंगे दर्शन और पूजन। पैदल यात्रा और बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। हर्षिल में होगी जनसभा। लंदन में कश्मीर से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्री का बयान। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के हिस्से की वापसी होते ही हल हो जाएगा कश्मीर का पूरा मसला। लखनऊ में अंचल के ऑफिस को एनसीएलटी की टीम ने कब्जे में लिया है। वहीं बैंक खातों को सीज किया है। कंपनी के सभी खातों पर रोक लगा दी गई है। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। उन्होंने बताया कि आनंद कुमार ने एक पद पर रहकर काम करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसके चलते उन्हें कोऑर्डिनेटर के पद से मुक्त कर दिया गया है। यूपी के संभल में रमजान, होली और ईद के त्योहारों से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था भंग करने और माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को दी शिकस्त। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। पीएन मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री एक ट्रक और बाइक वाली को दिखाएंगे। पीएम हर्षिल में सार्वजनिक समारोह में जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था, होम स्टे सहित पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ावा देना है। तो समाचारों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। तो देखिए, कौशांबी जिले में आतंकवादी लाजर मसीह गिरफ्तार हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, कौशांबी जिले में आतंकवादी लाजर मसीह गिरफ्तार हो गया। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कौशांबी से आ रही है। बीकेआई और आईएसआई मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीकेआई के जर्मनी स्थित मॉड्यूल के प्रमुख के लिए काम करता था ये आतंकी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कौशांबी से आ रही है। आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में था यह आतंकी। आतंकी के पास से विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि पंजाब में न्यायिक हिरासत से भागा था ये आतंकी। 24 सितंबर 2024 को न्यायिक हिरासत से भाग गया था ये आतंकी। के पास से विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो चलिए अपनी आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र बुधवार को संपन्न हो गया। विधानसभा और विधान परिषद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आखिरी दिन दोनों उच्च सदन में सपा ने हंगामा किया। इस पूरे सत्र के दौरान कई बार ऐसा मौका आया जब पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र बुधवार को संपन्न हो गया। विधानसभा और विधान परिषद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आखिरी दिन दोनों उच्च सदन में सपा ने हंगामा किया। इस पूरे सत्र के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बजट सत्र को उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से उपयोगी बताया, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सरकार ने हर मुद्दे का जवाब दिया। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि विधानसभा के सारे सदस्यों ने एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक और एक हेल्दी डिबेट आज इस बार विधानसभा में हुई है। बहुत अच्छे इश्यूज उठ कर आए हैं पब्लिक इंटरेस्ट के। सरकार की तरफ से उसका अच्छा जवाब दिया गया, विपक्ष के तरीके से प्रभावी ढंग से उसको उठाएगा। दोनों का अपना अपना काम है और उसका मैसेज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो गया है। वासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को भी होली की शुभकामना के साथ आज सत्र का समापन हुआ है। और यह सत्र बहुत ही उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की दृष्टि से बहुत उपयोगी सत्र रहा। इस बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल तेवर में दिखे। विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में असफल रहा है और पूरा बजट सत्र सीएम योगी के नाम रहा है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर बात की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को लेकर विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के हिस्से की वापसी होते ही कश्मीर का पूरा मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान के अलावा विदेश मंत्री ने चीन के मुद्दे पर भी बात की है। भारत के साथ चीन के रिश्ते और बॉर्डर को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि अगर दोनों देशों की सीमा अस्थिर है तो यह अनिवार्य रूप से हमारे संबंधों के विकास और दिशा को प्रभावित करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये गर्जना महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के उस विवादित बयान पर आई है जहां आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। हालांकि बयान पर जबरदस्त किरकिरी होने के बाद आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया था, लेकिन आजमी के इस बयान को लेकर बुधवार के दिन प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी ने सपा को जमकर खरी खोटी सुनाई। यही नहीं, योगी ने समाजवादी पार्टी को मुगल शासक शहंशाह की जीवनी पढ़ने की नसीहत दे दी है। देखिए ये पूरी घोषणा करो ना, उस कम्बख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये गर्जना महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के उस विवादित बयान पर आई है जहां आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। हालांकि बयान पर जबरदस्त किरकिरी होने के बाद आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया था, लेकिन आजमी के इस बयान को लेकर बुधवार के दिन प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी ने सपा को जमकर खरी खोटी सुनाई। यही नहीं, योगी ने समाजवादी पार्टी को मुगल शासक शाहजहां की जीवनी पढ़ने की नसीहत दी। परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। अपने भाषण में अबू आजमी को लेकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को कटघरे में तो खड़ा किया ही, हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ का जिक्र करते हुए भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। साथ ही समाजवादी पार्टी को नसीहत दे दी कि आजमी को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे? पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए। अबू आजमी के बयान पर एक्शन लेते हुए उन्हें महाराष्ट्र की विधानसभा से बाहर कर दिया गया है। वहीं इस कार्रवाई पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर नाराजगी जताई। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बैंक खातों पर NCLT यानी कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की ओर से नियुक्त रिसीवर ने रोक लगा दी है। अब अंसल के अधिकारी बैंक से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। रिसीवर ने बुधवार को खातों के संचालन पर रोक का पत्र दे दिया है। अब बैंकों में लेन देन के लिए रिसीवर
नए खाता संचालक नियुक्त करेगा। रिसीवर की टीम मकान व प्लॉट बुक कराने वालों का रिकॉर्ड जुटा रही है। आवंटियों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। आवंटियों को दावा पत्र जमा करने में परेशानी ना हो, इसके लिए नया फॉर्म भी बनाया गया है। एनसीएलटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन दावा दर्ज किया जाएगा। मायावती एक के बाद एक लगातार बड़े बड़े ऐलान कर रही है। बुधवार यानी कि 5 मार्च को भी मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए मायावती ने बताया कि उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। उन्होंने बताया कि आनंद कुमार ने एक पद पर रहकर काम करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसके चलते उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मुक्त कर दिया गया है। संभल में महंत बाल योगी दीनानाथ ने एसडीएम वंदना मिश्रा को ज्ञापन देकर शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा बताते हुए नमाज पर रोक या हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू संगठनों ने मस्जिद में नमाज का विरोध शुरू कर दिया है। महंत ने कहा कि हिंदू पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और सच जल्द सामने आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश हो रही है, जैसे मंदिर का लाल रंग बदलकर हरा किया गया। देखिए, संगठन ने समस्त हिंदू समाज के माध्यम से ये जो है ज्ञापन जो है सौंपा गया है और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और हमारा विषय ये है कि अब जो ये विवाद की स्थिति है, जो विवादित जगह है, विवादित जो स्थल है, इसको विवादित ढांचा माना गया है। माननीय न्यायालय ने इसको विवादित ढांचा कहा है और हमारी मांग ये है कि जब तक ये न्यायालय से इसका फैसला नहीं आ जाता है, या तो इसमें नमाज पर प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर हिंदू समाज को भी इसमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। जब तक हमें पूजा का अधिकार नहीं मिलता है तो ये हमारे साथ जो है ज्यादती हो रही है, हिंदू समाज के साथ ज्यादती हो रही है। यूपी के संभल में होली और रमजान के त्योहार के मद्देनजर डीआईजी, डीएम और एसपी ने फोर्स के साथ फुल पेट्रोलिंग की। डीआईजी ने दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के थाना प्रभारी को निर्देश दिए। वहीं साफ तौर पर कहा गया कि जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। त्योहार के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इससे पहले संभल के कलेक्ट्रेट में डीएम मुरादाबाद रेंज के डीआईजी और एसपी ने दोनों समुदायों के लोगों के साथ बैठक भी की। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर शाहजहांपुर के जलालाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पेट्रोल पंप और एक सेंटर का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि अखिलेश कुंभ स्नान को पाप धोने से जोड़ रहे थे, लेकिन खुद 11 डुबकी लगा आए। अबू आजमी पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी कौम की चिंता करनी चाहिए। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब एक बयान दिया था कि महाकुंभ में पाप धोने लोग जा रहे हैं, कहा था ना, इस बात से सहमत है ना। अब फिर वो क्या करने गए थे? 11 डुबकी लगाए। जरा पूछिएगा उनके लोगों से कि जो बयान उन्होंने दिया था उस बयान के बाद वहां गए 11 डुबकी क्यों लगाए? इस पे जरा जो पूछिएगा। देखिए, वो आस्था का केंद्र है और लंबे समय से आज नहीं, हजारों साल से वो परंपरा है। हर 6 साल पे अर्धकुंभ और 12 साल पे महाकुंभ लगता है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। समाचारों का रुख करते हैं। मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की
तैयारियों का जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने जायजा लिया। उन्होंने हेलीपैड, रोपवे और ब्रह्मांचल पहाड़ी का निरीक्षण किया तथा स्वयं सफाई अभियान में हिस्सा लिया। गंदगी मिलने पर रोपवे स्वामी को नोटिस जारी किया गया। राधा रानी मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां श्रद्धालुओं को कई बैरियरों से गुजरना होगा। जिलाधिकारी ने सफाई कर्मियों का उत्साह बढ़ाते हुए ब्रिज की सेवा का संकल्प दोहराया। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 तारीख को कार्यक्रम संभावित है। अभी आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, परंतु आप जैसा जानती हैं कि 7 तारीख को लड्डू मार और 8 तारीख को लठमार होली है। और यहाँ न केवल प्रदेश से, देश से, बल्कि विदेशों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं लठमार होली और लड्डू मार होली देखने के लिए। तो उसकी तैयारी करने में प्रशासन लगा हुआ है। और चूँकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और रूट को लेकर के समस्या रहती है, तो आपकी मथुरा पुलिस के द्वारा डीआईजी साहब ने एक QR कोड स्कैनर गूगल लोकेटर से लिंक करते हुए लॉन्च किया है, जिससे कोई भी श्रद्धालु यहाँ आए और वो अब पहले से ही उसको पता हो कि कौन सी पार्किंग में कितनी जगह है। इसके अलावा आपने स्वयं देखा होगा पूरे शहर को, बरसाना नगर को किस तरीके से सजाया संवारा जा रहा है, साफ सफाई किस तरीके की कराई जा रही है, ये आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं। और ये न केवल इस त्यौहार के लिए रहेगा, बल्कि राधा रानी जी का जो स्थान है वो हम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र और महत्व का है। हम हमेशा इसी तरीके की साफ सफाई तैयारी रखेंगे। देखिए, दिनांक 7 मार्च और 8 मार्च को बरसाना में ऐतिहासिक लड्डूमार और लठमार होली क्रमशः आयोजित होनी है। उसको लेकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ दर्शनार्थी जो भी आ रहे हैं वो सुगम तरीके से दर्शन पूजन कर लें, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कराई जा रही है। बाराबंकी की सरयू नदी में गांगे डॉल्फिन की संख्या लगातार बढ़ रही है। 5 साल पहले हुए सर्वे में इनकी संख्या 4 गुना बढ़ी थी। डॉल्फिन संरक्षण और रेस्क्यू पर वन विभाग व TSA फाउंडेशन मुंबई के विशेषज्ञों ने 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की, जहां रेस्क्यू ड्रिल कर मानव जीवन में जलीय जीवों के महत्व पर चर्चा हुई। नमामि गंगे परियोजना के सकारात्मक असर से प्रदेश की नदियों में डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2397, बिहार में 2220, पश्चिम बंगाल में 815 और असम में 635 डॉल्फिन पाई गई। जी, विगत कुछ दिनों में देखा गया है कि डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ रही है यहाँ पे, जो मॉनिटरिंग में आया है हमारे। और संख्या बढ़ने की वजह से अक्सर ये भी देखा गया है कि कई बाराबंकी में चूँकि नहरें बहुत हैं, तो कई डॉल्फिन नहर में आके फंस जाती हैं, जिसका हमें रेस्क्यू करना पड़ता है। जैसे गत वर्ष हमने 2 डॉल्फिन्स को रेस्क्यू करके और उनके प्राकृतिक पुनर्वास केंद्र में डाला है। तो इसकी वजह से रेस्क्यू के चांसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। इस अपेक्षा के साथ हमने यहाँ पे कार्यशाला आयोजित की गई थी। ये नमामि गंगे सहायतित परियोजना के अंतर्गत जो है आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्रंट लाइन के क्षमता वृद्धि की एक ये कार्यशाला है। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने उनके साथ में डिस्कशन किया है कि किस तरीके के रेस्क्यू इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जो कि हम डिवीज़न ऑफिस पे रख सके। उसके अलावा एक प्राइमरी रिस्पांस टीम, रैपिड रिस्पांस टीम और क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। इसके बाद सारे फॉरेस्ट स्टाफ को महादेवा से घाघरा रिवर पे लाया गया और यहाँ पे एक मॉक ड्रिल कराई गई है और सारे इक्विपमेंट्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। ये चाहते हैं कि जब भी डॉल्फिन रेस्क्यू हो तो मतलब उसको कुछ इंजरी ना हो, जो लोग हैं उनको कुछ इंजरी ना हो। जो ऑपरेशन होता है डॉल्फिन को पानी से बाहर लेके रिलीज तक का, वो बहुत स्मूथली हो। टीम बनाई जाती है ताकि हर टीम को पता चले कि उनको क्या काम करना है। फतेहपुर के हदगाम थाना क्षेत्र के रायपुर मुआरी गांव में गैंगस्टर इमरान द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से बनी 2 मंजिला इमारत को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई। एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि इमरान पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज है। वो कुख्यात गौ तस्कर है। इससे पहले उसकी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट 14A के तहत जब्त की गई थी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना हदगांव क्षेत्र में आज कुख्यात गैंगस्टर इमरान द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है।
इमरान के ऊपर जनपद में 12 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, ये कुख्यात गौतस्कर रहा है। इसके पूर्व 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम में इसकी संपत्ति का जब्तीकरण पुलिस के द्वारा किया गया था। क्रम में सरकारी जमीन पर इसके द्वारा जो कब्जा किया गया था और जो मकान का निर्माण किया गया था, उसका ध्वस्तीकरण राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। फतेहपुर के बिंदकी स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में सेवायोजन कार्यालय द्वारा पिंक रोजगार मेला एवं करियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया, जहां छात्राओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रोजगार के अवसर प्राप्त किए। प्रभारी शशांक पांडे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार ये मेला आयोजित किया गया, जिसमें 150 छात्राओं ने भाग लिया और 35 छात्राओं को ऑफर लेटर दिए गए। प्राचार्य सपना पांडे ने इस पहल की सराहना की, जबकि छात्रा दीपाली तिवारी और पलक ने कहा कि संगम पोर्टल से अब रोजगार मेले की जानकारी आसानी से मिल जाती है, जिससे उन्हें बेहतर अवसर मिल रहे हैं। महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रयास है जो हमारा भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का, इसको पिंक रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। यह पिंक रोजगार मेला हमारे महिला डिग्री कॉलेज बिंदकी एवं जिला सेवायोजन कार्यालय फतेहपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 3 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है, जिसके माध्यम से लगभग 35 छात्राओं का चयन किया गया है एज ए ट्रेनी, एज ए ऑपरेटर, एज ए लाइन ऑपरेटर। इसके माध्यम से इनको 14,000 से लेकर के 17,000 के बीच में प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा और सभी छात्राओं का पहले काउंसलिंग की गई है। इसके बाद उनका रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीयन कराया गया है और साथ ही साथ उनको आउटसोर्सिंग वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी भी दी गई है। सरकार का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है हमारी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए। तो महिला सशक्तिकरण के रूप में एक प्रयास इस महाविद्यालय वाटिका द्वारा आज किया गया है। पिंक रोजगार मेला जिला सेवायोजन कार्यालय फतेहपुर द्वारा है और यहाँ कॉलेज में आयोजित किया गया है। फतेहपुर जनपद में बहुत विकास हो चुका है। पहले ये सब जो रोजगार मेला लग रहा था, ये पहले नहीं लगता था। आज हमारे कॉलेज में पहली बार हुआ है, तो आज बहुत सारे लड़कियों ने प्रतिभाग किया और बहुत सारे लड़कियों को जॉब भी मिली। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं विराम। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। महिला दिवस से पूर्व भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने बुलंदशहर की जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर अंतुल तेवतिया को सशक्त पंचायत नेत्री सम्मान से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और एसपी सिंह बघेल ने उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर तेवतिया उत्तर प्रदेश से सम्मानित होने वाली एकमात्र महिला है। उन्हें 72 आंगनबाड़ियों को गोद लेकर जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान से आत्मनिर्भर बनाया। बुलंदशहर जिला पंचायत को पहली ISO सर्टिफाइड जिला पंचायत बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ऐसी महिलाओं को सम्मान दिया गया जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य किए। उसमें उत्तर प्रदेश में से जनपद बुलंदशहर में मुझे गर्व का विषय है कि मेरा चयन हुआ और मैं इस चीज़ के लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने महिलाओं के लिए वो माहौल बनाया कि वो खुलकर अपने निर्णय ले सकें, जो नीति निर्माण है उसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकें, उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा माहौल हम महिलाओं को बना के दिया है। लखनऊ के रहमान खेड़ा में आतंक का पर्याय बने बाघ को पकड़ लिया गया है। बीते 90 दिनों में बाघ ने 24 शिकार किए।
आखिरकार वन विभाग की टीम को सफलता मिल गई। रहमान खेड़ा जंगल में 90 दिनों से चहलकदमी कर रहे बाघ को वन विभाग की टीम ने बुधवार शाम सफलतापूर्वक ट्रैंक्विलाइज कर लिया है। यह बाघ आसपास के 7 गांव के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था। अब तक ये 24 शिकार कर चुका था। यूपी के प्रयागराज में 45 दिनों तक चले आस्था के महापर्व महाकुंभ का समापन हो चुका है। ऐसे में महाकुंभ में तैनात फायर ब्रिगेड की गाड़ियां महाकुंभ का पवित्र जल लेकर वापसी कर रही है। इस जल को फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपने अपने शहरों में वितरित करेंगी। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें यूपी के कानपुर जिले की हैं, जहां फायर ब्रिगेड और पुलिस द्वारा फायर टेंडर के माध्यम से त्रिवेणी संगम से पवित्र जल लाया गया। दरअसल संगम नगरी में 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ मेले का समापन हो गया है। मेला क्षेत्र से श्रद्धालुओं के साथ अधिकारी कर्मचारी अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इन 45 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले फायर ब्रिगेड विभाग ने बड़ी पहल की है। प्रयागराज में फायर ब्रिगेड विभाग की तरफ से तैनात फायर ब्रिगेड की गाड़ियां महाकुंभ समाप्त होने के बाद जिन जिन जिलों से आई हैं वहां वापस जाएंगी। ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपने अपने शहरों में महाकुंभ का पवित्र जल वितरित करेंगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में संगम का पवित्र गंगाजल भरकर ले जाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप संगम प्रयागराज से महाकुंभ के सफल प्रायोजन के उपरांत उनके द्वारा ये मंशा प्रकट की गई कि प्रत्येक जनपद में अग्निशमन विभाग की वाहनों द्वारा फायर टेंडर्स द्वारा अमृत गंगाजल को भेजा जाए। उसी के अनुक्रम में कानपुर नगर में एक फायर टेंडर हमें प्राप्त हुआ और उसे सीपी सर के आदेशानुसार आज कार्य योजना बनाते हुए पुलिस लाइन में वितरित किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे आमजन, पुलिसकर्मी, पुलिस परिवार या और भी जो छूट गए हों वो इससे लाभान्वित हो सके, उन तक ये जल पहुंचाया जा सके, तो उसका मेन मकसद है। इस पहल से जो श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने नहीं जा सके हैं, वो फायर ब्रिगेड विभाग से संगम का गंगा जल प्राप्त कर सकेंगे। अलीगढ़ जनपद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 483 गांव में घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था लागू की गई है। 66,375 घरों से प्रतिदिन 1 रुपए शुल्क लेकर कूड़ा कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे गलियों और सड़कों पर गंदगी खत्म हो रही है। सीडीओ प्रखर सिंह के अनुसार इस पहल से 51.43 लाख राजस्व सृजित हुआ और 184 लोगों को रोजगार मिला। ये मॉडल अब लखनऊ समेत अन्य जिलों में भी अपनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसे सफाई के लिए सराहनीय कदम बताया। हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का। इसके तहत हमारे 483 गांव से कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है ई रिक्शा के माध्यम से। इसमें 65,000 से ज्यादा घरों से हम नियमित रूप से कूड़ा कलेक्शन कर रहे हैं और इसके तहत हम हर घर से 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। ये अभियान लगभग पिछले 7-8 महीनों से इस जनपद में चल रहा है और अब तक हम 51 लाख से ज्यादा रुपए कलेक्ट कर चुके हैं। ये जो रुपया कलेक्ट हो रहा है ये संबंधित जो ग्राम पंचायत होती है वो अपने स्वच्छता से रिलेटेड कोई काम है, जैसे फॉगिंग मशीन है, कोई साफ सफाई करानी है, उससे रिलेटेड कोई और मशीन क्रय करना है, उसमें यूज करती है। और साथ ही साथ जो आरआरसी सेंटर हमारे हर रिसोर्स रिकवरी सेंटर हर ग्राम पंचायत पे बने हुए हैं। हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़ा उठाने का कार्य चल रहा है। यहाँ प्रतिदिन 1 रुपए के हिसाब से लिया जाता है। गाँववासी बड़ी खुशी खुशी से देते हैं, इससे गाँव स्वच्छता बढ़ी हुई है। गाँव में हमारे घर के पास कूड़े गाड़ी आती है, कचरा ले जाती है, साफ सुथराई है। हमारे घर पर रोज गाड़ी आती है, 1 रुपया रोज लेती है। घर में साफ सफाई होती है, रोज कूड़े ले जाती है, कचरा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के लिए 9 मार्च को दुबई के मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बुधवार को पाकिस्तान के लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से मात दी और फाइनल में प्रवेश कर लिया। अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने 363 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 312 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका के लिए डेविड मिलर ने 67 गेंद पर शानदार 100 रन बनाए, लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। न्यूजीलैंड के लिए सचिन रविंद्र और केन विलियमसन ने सेंचुरी लगाई। वहीं के विलियमसन ने 94 गेंदों पर 102 रन बनाए। इस हार के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका का सफर खत्म हो गया। समाचारों में अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से।
अमेरिका ने बुधवार से यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक लगा दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए माइक वॉल्स ने कहा कि वे इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं और सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के एनएसए से फोन पर बात की। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएस संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करने को तैयार है। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।